और मिडाइवल हिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भारत पर अरब आक्रमण, कि किस तरह से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमण, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया, और फिर भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ। तो एक एक कर करके एक एक चीज़ आज हम पढ़ेंगे, आज से शुरू करेंगे। सब लोग तैयार हैं? यानी आज से आपके एंशियंट हिस्ट्री के बाद आज से आपका मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, जी हाँ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम मिडाइवल हिस्ट्री में आपको दें कि हमेशा आपको मिडाइवल हिस्ट्री का सवाल नहीं छूटे, हमेशा आपसे मिडाइवल हिस्ट्री के हर सवालों का आप निचोड़ कर पाए। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं जी? क्या पढ़ाएंगे बाबू? मिडाइवल हिस्ट्री, हिंदी में लिखिएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी बात करें मिडाइवल हिस्ट्री की, तो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है कि भारत पर अरब आक्रमण किस तरीके से हुआ। पूरी डिटेल, एकदम संपूर्ण गाथा हम सीखने वाले हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिखा, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। और भारत पर मुस्लिम आक्रमण में दो टॉपिक हमें पढ़ना है। सबसे पहले भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ, उसके बाद भारत पर, ठीक है ना, भारत पर तुर्क मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो भारत पर किस तरीके से अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ, कौन कौन अरब मुस्लिम आक्रमण के अंतर्गत आएंगे और कौन कौन तुर्क मुस्लिम आक्रमण के अंतर्गत आएंगे, समझिएगा मेरी बात। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अरब मुस्लिम आक्रमण में एक नाम दे रहा है मोहम्मद बिन कासिम, यानी भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और यह आक्रमण सिंध के राजा दाहिर पर हुआ था। लेकिन अब समझिएगा कि यह अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ कैसे, समझिएगा। अरब के जो एक राजा थे, अरब के राजा जिनका नाम था मंसूर हज्जाज, क्या नाम था बाबू? कहेंगे अरब के एक राजा थे जिनका नाम था मंसूर हज्जाज। इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, और भारत पर आक्रमण करने का इनका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना, ठीक है, ना कि कोई साम्राज्य का विस्तार करना। तो इन्होंने अपने 2 योग्य सेनापति को भेजा, समझिएगा। सन 711 ईस्वी की घटना है। एक का नाम था बाबू अब्दुल्ला और एक का नाम था बुंदेला, समझिएगा मेरी बात। कहिए सर आप शुरू कर रहे थे 712 में, आप यहां डिस्कस कर रहे हैं 711 में, थोड़ा समय दीजिए हमको। तो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण में, भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में अगर पढ़ा जाए तो अरब के एक राजा थे जिनका नाम था मंसूर हज्जाज। इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने 2 सैनिक, 2 योग्य सैनिक को 711 ईस्वी में, 712 नहीं, 711 ईस्वी में ही भेज दिया कि जाओ भाई भारत पर आक्रमण करो। और ये लोग कहां पहुंच गए? ये लोग पहुंच गए सिंध। कहां पहुंच गए भाई? सिंध, ठीक है। सिंध तो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। और सिंध के जो राजा थे उनका नाम था राजा दाहिर। इन्होंने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण, ये 711 की घटना हर किताब में नहीं होती है, लेकिन हमारा तो काम है बताना। तो सिंध के राजा थे दाहिर, इन्होंने क्या कर दिया, सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया। परंतु सिंध के राजा दाहिर ने अब्दुल्ला और बुंदेला को हरा दिया। तो भारत पर अगर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण बोला जाए तो 712 में हुआ, परंतु भारत पर पहला असफल मुस्लिम आक्रमण, ये बड़े एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये 711 में ही हो गया था। और 711 में किसने भेजा था? मंसूर हज्जाज। कौन थे? अरब के राजा थे, अरब के राजा थे जिनका नाम था मंसूर हज्जाज। उन्होंने अपने 2 सैनिकों को भेजा, एक का नाम था अब्दुल्ला और एक का नाम था बुंदेला, परंतु ये सफल नहीं हो पाया। अब्दुल्ला और बुंदेला हार कर आ गए। तब मंसूर हज्जाज जो थे वो एकदम क्रूर हो गए, क्रोधित हो गए कि भाई ऐसे कैसे हार के आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कैसे हार कर आ जाएगा। तो इन्होंने अपने एक योग्य सेनापति, इनके योग्य सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को अगले वर्ष सन 712 में, सन 712 में इन्होंने अपने योग्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। और मोहम्मद बिन कासिम भी वहीं पहुंचे, सिंध पहुंचे और सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण कर दिया। और उस समय मोहम्मद बिन कासिम की उम्र जो थी वो मात्र 17 वर्ष की आयु थी। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया और भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया गया 712 में। प्रश्न पूछेगा, भारत पर पहला असफल मुस्लिम आक्रमण 711 अब्दुल्ला और बुंदेला के नेतृत्व में मंसूर हज्जाज ने भेजा था। मंसूर हज्जाज अरब के राजा थे। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और इनको भी किसने भेजा था? मंसूर हज्जाज, जो अरब के राजा थे।
परंतु मोहम्मद बिन कासिम एक योग्य सेनापति था और इसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने सिंध के राजा, जो सिंध अभी उस समय भारत में ही था ना, अब पाकिस्तान में, सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया। और सोचिए, इन्होंने जजिया और जकात लगा दिया, कर। ठीक है, जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर है, जो मुस्लिम नहीं है, अदर धर्म के हैं, उनको एक टैक्स देना होगा जिसका नाम है जजिया। ठीक है, और जकात मुस्लिमों के लिए। तो यहां पर समझने की बात है, सोचिए 17 साल का लड़का भारत में आकर सिंध को जीत गया, सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया, और यहां इसने इतनी लूटपाट की, इतना कोहराम मचाया, और इसका मेन उद्देश्य धन दौलत लूटना, व्यापार, धन दौलत लूटकर अपने देश सिंध, ये अरब लेकर जाना, ना कि यहां पर साम्राज्य विस्तार था। तो ये आया लूटा पूटा एक साल में, और इसने क्या कर लिया, एकदम कोई साम्राज्य विस्तार वगैरह नहीं किया, ये लूटपाट करके चला गया। इतनी बात समझ में है। तो भारत पर अगर मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो अरब मुस्लिम आक्रमण में पहले अब्दुल्ला और बुंदेला है, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आया। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, अब्दुल्ला और बुंदेला 711 में आया। तो ये तो हुआ भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। अब देखिएगा, इसको मिटा दे, हाँ समझाना भी तो है ना, यहां तक समझ गए, बाकी तो आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग रहेगी। अब आइए तुर्क मुस्लिम आक्रमण। तुर्क में कौन कौन आए, तो तुर्क में देखिए सबसे पहले आया महमूद गजनबी। इसी का नाम पड़ता है बाबू महमूद गजनी। महमूद गजनी, ये लोग तुर्क आक्रमणकारी थे, मुस्लिम ही थे, लेकिन ये लोग तुर्क वाले एरिया से आए थे, ये लोग अरब वाले एरिया से आए थे। ठीक है, ये तो लूटपाट मचा के धन दौलत लूट कर चला गया, इसका कोई साम्राज्य विस्तार कह रहा था। और सोचिए 17 साल का लड़का भारत के हर एक क्षेत्र में जहां जहां वो जीता वहां टैक्स लगाकर चल गया। अब राजा महाराजा जाते थे अरब टैक्स पहुंचाने के लिए कि हुजूर ले लीजिए। 17 साल का बच्चा आजकल मैट्रिक इंटर में पढ़ता है, नहीं आप लोग में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लाइव होंगे जिनकी उम्र 15, 17, 18 साल होगी। तो जो 17 साल का लड़का आकर सिंध को जीत गया, पूरा भारत के बहुत बड़े एरिया पर अपना साम्राज्य विस्तार करके चला गया, मतलब लूटपाट मचा के, और लोग इसको टैक्स देते थे, जाकर भेजते थे राजा, यहां से अरब जाता था टैक्स, डर से। ठीक है, तो अब जब आया, ठीक है, जब इनका खत्म हुआ तो सबसे पहले आया महमूद गजनबी। गजनबी कहिए, गजनी कहिए, दोनों एक ही नाम है। ठीक है ना, 1000 के आसपास हम पढ़ाएंगे एक एक डिटेल सब कुछ। महमूद गजनी के बाद दूसरा जो है तुर्क आक्रमण हुआ वो मोहम्मद गौरी के बाद, गौरी से हुआ, और इसी के वंशज जो कहलाए, जिन्होंने एक सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। गुल खिले तो सैयद लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। गुलाम वंश 1206 में आया, 1290 तक, खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1398, मिला जुला 1414। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451, फिर लोदी वंश 1451 से 1526, और 1526 में जैसे दिल्ली सल्तनत का समापन होता है, कौन आ जाता है बाबू, मुगल साम्राज्य, मुगल सल्तनत। ठीक है, तो यहां पर आप क्लियर समझ चुके हैं कि भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ। अरब मुस्लिम आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम का फेमस रहा। फिर हम पढ़ेंगे महमूद गजनबी, या कहिए मोहम्मद गजनी। ये वही मोहम्मद गजनी है जिसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय शासक भीम प्रथम थे। ठीक है, ये वही मोहम्मद गजनी है जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, मोहम्मद गौरी, ये वही मोहम्मद गौरी है जो पहली बार 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार गए, और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी का साथ दे रहा था पृथ्वीराज चौहान का पुत्र, पृथ्वीराज चौहान का मित्र जयचंद। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जिसमें जयचंद भी हार जाता है मोहम्मद गौरी से। तो एक एक चीज पढ़ेंगे। आपको एक बात याद रखिएगा, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सिखाएंगे आप लोगों को। यहां तक क्लियर है? हाँ, ये मध्यकालीन भारत की पहली क्लास है और एक शानदार क्लास होगी। तो चलिए हेडिंग बनाइए, भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। और भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण करने का श्रेय किस शासक को जाता है? कहेंगे सर मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया, और दाहिर जो थे वो चच वंशज थे। ठीक है, और इसकी जानकारी जो है वो देखिएगा आगे चल के चचनामा में मिलेगी। ठीक है, चचनामा, जिसके लेखक जो है वो अली अहमद थे शायद। हाँ चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़े आगे, चलिए देखिएगा। तो समझने की बात है, यहां पर समझने की बात है कि भारत पर सफल आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम आक्रमणकारी शासक जो था वो मोहम्मद बिन कासिम, यही है भाई, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। कितनी वर्ष की अवस्था में था ये? मात्र 17 वर्ष का ये एक युवा था, मात्र
17 वर्ष का ये एक युवा था, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ेंगे तो कहा गया इसने 712 में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। और दाहिर जो थे, राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे, वो चच वंशज थे, चच, ठीक है। और उस समय सिंध की राजधानी जो थी वो ब्राह्मणवाद या कहिए आरोह था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी राजधानी का थी, उतना नहीं पूछता डीपली, याद रखिएगा। अरबों की सिंध विजय का प्रमाण फारसी ग्रंथ चचनामा, और इसके लेखक जो थे, ठीक है, अली अहमद थे, याद रखिएगा। ये जो सिंध विजय हुआ 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध पर विजय प्राप्त की, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो कहेंगे सर एक फारसी ग्रंथ था चचनामा, और चचनामा के जो लेखक थे, याद रखिएगा बाबू, आपसे पूछ सकता है कि चचनामा के लेखक कौन थे, तो कहेंगे सर चचनामा के लेखक जो थे वो अली अहमद थे। चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद, जिसकी रचना अली अहमद ने किया था। इस पुस्तक को अरबी भाषा में रचना अबू मुआसिर ने किया था। ये जो चचनामा थे इसके लेखक अली अहमद थे, और चचनामा को ही किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखने का काम कौन किसने किया था? अबू मुआसिर ने किया था। किसने किया था? अबू मुआसिर। इतना सबको समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग, यस या नो में जवाब दीजिए। क्लियर है? बोलो माय डियर। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाया जा सके। बोलिए, आई बात समझ में? एकदम क्लियर है एक एक चीज? हाँ, तो याद रखिएगा, भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ था। सिंध के राजा दाहिर को इसने पराजित कर दिया और इसने बहुत बड़े एरिया पर लूटपाट मचाई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार ना करना, सिर्फ धन दौलत को लूटना। देखिए, इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ना कि साम्राज्य का विस्तार करना था। बाकी जो भी शासक आए वो साम्राज्य के विस्तार में लगे, तो इनका मुख्य काम क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, क्योंकि ये लोग मुस्लिम थे ना। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान, ये सब अभी पाकिस्तान में चला गया, मुल्तान को जीत लिया और यहां से इतना अधिक सोना का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास का स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अभी ये पाकिस्तान में है मुल्तान। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब 712 पर आक्रमण किया तो पहले सिंध, समझिएगा, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने कहां आक्रमण किया? सिंध को जीता। 713 में किसको जीता? कहेंगे सर 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया इसने, ठीक है। और इसने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी जो है अल मंसूरा, अल मंसूरा को बनाया। किसको बनाया? अल मंसूरा। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? कहेंगे सर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध को जीता, 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। मुल्तान भी पाकिस्तान में है, सिंध भी पाकिस्तान में है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये लोग अरब से आए थे ना, तो उधर वाला एरिया जो अभी है वो पाकिस्तान में चला गया ज्यादातर। तो समझिएगा वो पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उधर जीता था। 712 की घटना है। पाकिस्तान तो 1947 में बटा है। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरब संस्कृति को भारतीयों ने, याद रखिए, अरब संस्कृति को कुछ भारतीयों ने भी अपना लिया और भारतीय संस्कृति को कुछ अरबवासियों ने, मतलब जैसे जब अरब आक्रमण हुआ, मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार प्रसार हुआ, तो कुछ लोग जो है अरब वासियों का भी कल्चर एक्सेप्ट कर लिए, इंडियंस, और कुछ जो भारतीय थे, ठीक है, कुछ जो अरबवासी थे वो भारतीय कल्चर को एक्सेप्ट कर लिए। तो भाई कल्चर तो कोई भी किसी का ले सकता है। याद रखिएगा, यही अरबवासी जो है जिन्होंने हम लोगों को हिंदू नाम से संबोधित करे। क्या आगे हम पढ़ेंगे? अरब, और देखिए क्या करे, और कुछ भारतीयों ने अरबवासियों और भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरबवासियों ने भी अपना लिया। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, ठीक है, समझिएगा, अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अरबवासियों ने भारत से क्या किया? खगोल शास्त्र, अंक गणित, ये सब का इंडिया की देन है ना। खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें, क्या है, बहुत सारी चीजों को सीखा और इसका प्रचार प्रसार पूरे यूरोप में किया, क्योंकि भारतीयों के पास बहुत सारा खगोल शास्त्र था, अंक गणित था, शिक्षा था, बहुत सारी चीजें थी। तो ये लोग यहाँ से सीखे। वो लोग तो मारे काट में लगल रहता था, और ये इसका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? पूरे यूरोप में हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम अरबवासी मुसलमानों ने भारतीय को हिंदू कहकर संबोधित किया। आपसे प्रश्न हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि भारत में हम लोगों को हिंदू कहकर पुकारने का काम सबसे पहले किसने किया? तो अरबवासी मुसलमानों ने किया, या अरबवासियों ने किया था। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू है, ये किसकी देन है? अरबवासियों की देन है। इन्होंने ही सबसे पहले हम लोगों को हिंदू कहकर पुकारा था, याद रखिए। तथा इसी के कारण देश का नाम जो क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक बार पढ़िए ना, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। याद रखिएगा, अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में पर्दा प्रथा तीव्र गति से विकास हुआ। जब अरब, समझ रहे हैं, जब अरब वाले मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो इससे पहले भारत में पर्दा प्रथा बहुत कम था, लेकिन जब वो आए, उनकी कल्चर को देखा कि भाई महिलाएं पर्दा प्रथा कर रही है इस तरह के, तो भारतीयों ने भी सोचा चलो अच्छा बात है। तो ये कहा गया कि अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत में पर्दा प्रथा की तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ साथ जजिया जकात खराज, खराज जो होता है भूमि, देखिए जजिया गैर मुसलमानों के लिए लगाया जाता है, गैर मुस्लिम मतलब ये मुस्लिम पर नहीं लगेगा। जकात जो है वो मुसलमानों के लिए होता है, और खराज जो है ये भूमि के ऊपर लगाया गया कर है, ठीक है। जैसी उपजाऊ भूमि रहेगी उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। तो क्या क्या कह रहा है, अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप पर्दा प्रथा तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ साथ जजिया, जकात और खराज नामक कर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अच्छा, जजिया क्या होता है, जकात क्या होता है, और क्या है एक अगला है बाबू खराज। याद रखिए, जजिया किसके लिए होता है, कहेंगे सर जजिया जो कर लगाया जाता है, जजिया जो लगाया जाता है, ठीक है, जजिया गैर मुसलमानों के लिए लगाया जाता है। गैर मुसलमान समझ रहे हैं, जो मुसलमान नहीं रहेगा, उसके अलावा कुछ रहे, हिंदू सिख ईसाई जैन कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जजिया उनके ऊपर लगाया जाता है जो मुस्लिम नहीं है, इसलिए कहा जाता है गैर मुसलमानों के लिए। जकात जो लगाया जाता है वो मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। और एक है बाबू खराज, खराज जो होता है वो भूमि पर लगाया जाता है। जैसी उपजाऊ भूमि रहेगी उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जजिया गैर मुसलमान, जो मुस्लिम नहीं है उनको जजिया टैक्स देना है। जकात मुसलमानों के ऊपर। ये जाते जाते क्या कर दिया, जहां जहां ये जीता था सबको बोला कि भाई जो मुस्लिम नहीं है वो जजिया कर देगा, जो मुस्लिम है वो जकात कर देगा, और जो जिसकी जैसी उपजाऊ भूमि उस हिसाब से खराज देगा। सब टेंशन में सन, बताओ भारत में आके भारत के राजा को हराकर और यहां से टैक्स लगाकर 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम और अरब लौट गया। और लोग यहां से पहुंचाते थे टैक्स, सालों साल ये लोग यहां से टैक्स पहुंचाए हैं। सोचिए इतनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में आकर कोई हमें हरा कर और चला जाता, कहता है कि तुम भेज देना टैक्स, और राजा, यहाँ के राजा महाराजा लोग भेजते थे टैक्स डर से, लेकिन फिर ये तो फिर मार दो। लेवल सोचिएगा मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। तो यहां देखिएगा कि जजिया जकात की जानकारी मिली। यहां देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया कि जो मुस्लिम नहीं है जी वो जजिया देगा। सोचिए, जो मुस्लिम नहीं है वो जजिया टैक्स देगा, जजिया कर देगा। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था, मतलब इसका कहना था मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, हेलो हेलो, ऑल क्लियर, बड़े आगे। तो आप समझ गए जजिया क्या है, जकात क्या है, खराज क्या है। खराज भूमि कर है, टैक्स भूमि पर। तो जजिया जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। बोला गया था कि जब भी कुछ आपदा आएगा तो हम आपका सुरक्षा करेंगे, ठीक है। और राजा महाराजा यहाँ टैक्स बेचते थे, उनको लगता था कि कभी कुछ होगा। देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त कर दिया। बोला पांच तरह के लोगों से हम जजिया नहीं लेंगे। बच्चा लोग जजिया नहीं देगा जी, ठीक है, बूढ़ा लोग जजिया नहीं देगा, ब्राह्मण नहीं देगा, विकलांग नहीं देगा, और औरत जजिया नहीं देगी। मतलब जो युवा है, पुरुष है, वो लोग जजिया देंगे। तो कुछ कुछ राहत भी दिया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या बच्चों पर जजिया लगाया? नहीं। महिलाओं पर लगाया? नहीं। बूढ़ों पर नहीं, विकलांग पर नहीं, औरत पर भी नहीं, और ब्राह्मणों पर नहीं लगाया। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे कि भाई फिरोज शाह तुगलक, जब आप तुगलक वंश में जाइएगा, जब आप दिल्ली सल्तनत में जाइएगा, तो एक नाम आएगा FST, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का एक बढ़िया होनहार शासक था FST, फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, FST को, फिरोज शाह तुगलक को। तो कह रहे फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। सोचिए, जबकि मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणों पर जजिया लगाकर नहीं गया था, और आगे जितने भी शासक आए उन्होंने ब्राह्मण, वो लोग लगा पंडित जी पर कहा जजिया लगाए, खाने पीने देते हैं सरकार को, लेकिन बोला ना ब्राह्मण है तो कहा हुआ ब्राह्मणों पर जजिया लगाए। तो आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है बाबू, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि किस शासक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया? किस शासक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया? FST, फिरोज शाह तुगलक। तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक FST, फिरोज शाह तुगलक। बोला गया था कि ब्राह्मण से जजिया नहीं लिया जाएगा। चलिए
मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। अकबर एक ऐसे शासक बने जो अनपढ़ होते हुए भी ये मुस्लिमों के लिए भी एक अच्छे शासक बना और हिंदुओं के लिए भी एक अच्छा शासक, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था जोधा बेगम, ठीक है, जो राजा भारमल की पुत्री थी और एक हिंदू बेगम थी, ठीक है। तो भाई समझ रहे हैं, जब बीबी पढ़ा लिखल समझदार रहना तो अच्छा अच्छा राजा को हिला के रख देती है। तो ये क्या किया कि भाई ये दोनों धर्म को महत्ता देने लगा, हिंदू मुस्लिम दोनों को। तो आज 712 से जजिया कर दे रहे थे हिंदू लोग। 1564 आया तो अकबर बोला जजिया उजिया का, जोधा खान भरी होगी, ए जी सुनिए ना, कि हम लोगों से जजिया काहे लेते हैं आप लोग, आप काहे नहीं देते? तो जजिया का हुआ भाई, तो बोला कि ठीक है इसको खत्म कर दो, ठीक है। तो ये एक तरह से बाद में क्या कर दिया गया, ये एक धार्मिक कर बन गया था एक तरह से, इसको खत्म कर दिया गया। तो 1564 में प्रश्न आपसे पूछ सकता है सबसे पहले जजिया कौन लगाया? देखिए बात करें जजिया कर की तो कहेंगे सर सबसे पहले जजिया लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने। ब्राह्मणों पर जजिया लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे पहले जजिया लगाया मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर जजिया लगाया फिरोज शाह तुगलक। और जजिया कर को समाप्त करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? किसको? अकबर को। तो आपसे पूछेगा कि भाई जजिया कर को, सर्वप्रथम जजिया कर को किसने समाप्त किया? कहेंगे मुगल बादशाह अकबर। बादशाह ऐसे ही नहीं नाम लगाया जाता है, काम किया था। और पता है ना आपको, ये एक अनपढ़ शासक था, पढ़ा लिखा नहीं था जी। और इनके गुरु थे अब्दुल लतीफ ईरानी, ठीक है। सोचो राजा का बेटा होते हुए अनपढ़ रह गया, लड़ाई झगड़ा में रह गया बाप इसका। औरंगजेब, याद रखिएगा, समझिएगा, पहले जजिया पहले कौन लगाया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। हाँ, तीसरा जजिया कर को समाप्त किसने किया? अकबर साहब ने। चौथा फिर से पुनः जजिया किसने लगाया? औरंगजेब, औरंगजेब। और अंततः अंत में जजिया को समाप्त किसने किया? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। बाबू एक रंगीला बादशाह था, नाम सुने हैं? मोहम्मद शाह रंगीला। ये गधा क्या करता था ना, समझिए, मोहम्मद शाह रंगीला इतना बकलोल शासक था। ये जब हम इसके बारे में पढ़े बड़ा मजा आएगा पढ़ने। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य जब पढ़ेंगे तो नाम आएगा मोहम्मद शाह। ये बकलोलवा क्या करता था कि लेडीज लोग का जो होता है ना, चोली और घाघरा होता है, ठीक, महिलाएं पहनती है राजस्थान वगैरह में, उधर चोली और घाघरा, ब्लाउज कहते हैं, और नीचे घाघरा, वो पहन के आ जाता था दरबार में और नाचने लगता था महिलाओं के साथ। इसको नग्न स्त्री और पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। मतलब एक तरह से अय्यास शासक था, कहते हैं ना अय्यास, तुच्छे अय्यास था। सोचिए महिला लोग का जो है कपड़ा पहन के आ जाता था, कभी साड़ी पहन के नाचने आ जाता था, कभी चोली और घाघरा पहन के नाचने, कभी बिना निर्वस्त्र आ जाता था, ऐसे नंगे दरबार में आ जाता था और घूम नाचने लगता था। इसके बारे में कहा जाता था कि इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसका नाम जो था वो मोहम्मद शाह था, एक्चुअल नाम इसका मोहम्मद शाह। ये उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तब आपको पढ़ेंगे। इसका नाम मोहम्मद शाह था, लेकिन वास्तविक में इसका जो टाइटल दिया गया मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे रंगीला बादशाह किसी को कहा जाता था, मोहम्मद शाह। इससे पहले था कौन? सलीम जहांगीर। वो चोट्टा का करता था, जिसको देखता था नौकरानी हो जे हो, अगर सुंदर लगी तो हम इससे ब्याह करेंगे। नूरजहां का नाम सुने होंगे, मेहरुनिशा, नूरजहां, सब नौकरानी थी उसकी, ठीक है। सलीमा बेगम की देख रेख के लिए आई थी नूरजहां। सलीमा बेगम बैरम खां की पत्नी थी, जिससे बाद में अकबर ने विवाह कर दिया था। पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा जब हम आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, तो एकदम ऐसी बोलना शुरू करेंगे तो बोलते रहेंगे, ठीक है, बहुत कुछ सिखाएंगे। तो रंगीला बादशाह, तो फाइनली, हालांकि चोट्टा एक काम किया, लास्ट में क्या किया, इसने जजिया को समाप्त कर दिया, बोला जजिया उज्जैन ने। तो जजिया को समाप्त करने वाले दो शासक, सबसे पहले अकबर ने जजिया समाप्त किया 1564 में, और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने। जजिया को लगाने वाले भी दो शासक, मोहम्मद बिन कासिम ने पहले लगाया था, फिर औरंगजेब ने भी लगा दिया। औरंगजेब कट्टर शासक था, क्रूर शासक था, हिंदुओं को देखना नहीं चाहता था, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार रहते थे, मतलब हिंदू नौकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा। ब्राह्मणों पर जजिया फिरोज शाह तुगलक ने, FST फिरोज शाह तुगलक। तो औरंगजेब ने सन 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, जजिया को समाप्त पहले किसने किया? प्रारंभ में जजिया समाप्त करने का काम अकबर ने किया, लेकिन फाइनली अंतिम में जजिया किसने समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला। फिर तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होगा, फिर क्या जजिया क्या जकात। आगे आइए। अरबों ने सिंध में, ठीक है, अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा और खजूर, ये जो हम लोग खजूर खाते हैं ना, खजूर, ये अरब वासियों के दिन, हमारे यहाँ नहीं होता था। और आलू,
पुर्तगालियों की देन है। बहुत सारी चीजें बाहर से भी हम सीखे हैं, बहुत सारी चीजें हमने बाहर वालों को सिखाया भी है, नहीं साथ ही हाथ बढ़ाना करके। मजा आ रहा है आप लोग को? बोलो बाबू। ये पहला क्लास है हम लोगों का जी, एकदम पहला क्लास है। चलिए आगे देखिए। चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई। बाद में चचनामा जो पुस्तक है जिसके लेखक अली अहमद थे, उसी पुस्तक में लिखा हुआ था कि बाद में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करा दी गई। देखिए हुआ क्या, मोहम्मद बिन कासिम की अगर हत्या का रियल स्टोरी सुना जाए, किताबों में नहीं मिलेगा, हमें पता है ना, हम बताते हैं। हुआ क्या ना कि भाई इसने जब ये लूट कर जा रहा था, अरब जा रहा था, तो वहां के जो राजा थे मंसूर हज्जाज, उन्होंने कहा था कि कभी किसी महिला के ऊपर गलत बुरी नजर से नहीं, मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना है। लेकिन ई चोट्टा क्या किया, ठीक है ना, जब ये जीत कर जाने लगा तो बहुत सारी भारतीय महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर दिया, बहुत सारी महिलाओं को ये ले भी चला गया अरब, ठीक है, मेन रूप से दुष्कर्म कर दिया। और ये जानकारी जो अरब के राजा थे मंसूर हज्जाज, उनको पता चल गया, तब जाकर जो है उस सुलेमान के आदेश पर इसको मरवा दिया कि भाई तुमने गलत काम किया है। फांसी दिलवा दिया गया था, हालांकि सही ढंग से लिखा नहीं, फांसी दिलवा दिया गया था। चलिए, अरब आक्रमण हो गया, तुर्क आक्रमण। एक बार हम आप लोगों का फीडबैक जानना चाहें, कैसा लग रहा है अभी तक आप लोगों को? मजा आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए। आ रहा है मजा? हाँ या ना में बताओ बाबू, सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए। बहुत मजा आ रहा है। एक बार शेयर कर दीजिए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को, जल्दी फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। क्लास को शेयर नहीं किया आप लोगों ने, देखिए कह रहा है भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को। अरब वालों ने सत्ता नहीं स्थापित की, धन दौलत लूट कर भाग गए। भारत पर मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तुर्कों को, अरब वासियों को नहीं, ठीक है। कह रहे तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा के निवासी थे, ठीक है। एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति से थे, ठीक है। और जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। अब देखिए, ये सब छोड़िए, कहानी छोड़िए, समझिए। बात है सन 932 की घटना है। वो सब हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सन 932 पहला शासक था अलप्तगीन। अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने, समझ रहे हैं, अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। कौन था बाबू? गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। देखिए, ज्यादा हम घुमा घुमा के किताबों की कहानियों की तरह सिखाना चाहते हैं आप लोगों को। अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार जो था, ये अलप्तगीन क्या था भाई? एक तुर्क सरदार था, तुर्क सरदार, समझिए, ठीक है। यहां पर हम हेडिंग बना देते हैं तुर्क साम्राज्य। कौन सा? तुर्क साम्राज्य, समझिएगा मेरी बात। कहा गया अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार जो था वो गजनी साम्राज्य का फाउंडर था। तो आपसे पूछेगा कि अलप्तगीन कौन था, तो कहेंगे सर अलप्तगीन जो था वो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अब समझिएगा, ये अलप्तगीन हो गया। अलप्तगीन का एक दामाद था, दामाद भी था और साथ ही साथ गुलाम था, ठीक है। अलप्तगीन का दामाद और गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, ध्यान से समझिएगा। हम लोग अरब आक्रमणकारी का देख चुके हैं, अब्दुल्ला बुंदेला, मोहम्मद बिन कासिम, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद तुर्क साम्राज्य, ये लोग भी मुस्लिम शासक ही थे, ये लोग हिंदू शासक नहीं थे या कोई और कास्ट से नहीं थे, ये लोग भी मुस्लिम आक्रमणकारी ही थे। एक अलग बात है, वो तुर्क से आए, वो अरब तरफ से आए थे, और ये तुर्क यानी चाइना के पश्चिम सीमा के क्षेत्र से आए थे। तो कहा गया अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार जो था वो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अलप्तगीन का दामाद और गुलाम था सुबुक्तगीन, ठीक है। और सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनी कहिए या फिर डैश देकर गजनवी कहिए। समझ रहे मेरी बात? अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का फाउंडर था,
अब यहाँ से हम लोग तुर्क साम्राज्य में कौन सा साम्राज्य पढ़ेंगे? गजनी साम्राज्य। तो अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार, जो सन 932 ईस्वी की घटना है, कि अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार जो था वो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अलप्तगीन का दामाद था, और वो एक गुलाम भी था, लेकिन उसका दामाद बन गया सुबुक्तगीन था। और जो महमूद गजनी या महमूद गजनबी बोलते हैं, वो सुबुक्तगीन का बेटा था बाबू, महमूद गजनी। और महमूद गजनी के बारे में कहा जाता है कि इसने अगली सत्ता इसी के द्वारा स्थापित की गई थी, भारत पर आक्रमण। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इसने भारत पर सबसे सफल आक्रमण इसका जो रहा वो 1025 में इसने भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। और वहां उस समय के शासक जो थे वो भीम प्रथम थे, ठीक है। और सोमनाथ मंदिर से ही कोहिनूर हीरा लेकर गया था ये महमूद गजनी। यहां तक क्लियर है? यस या नो में सब लोग जवाब दीजिए। मजा आ रहा है सबको? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, समझिएगा मेरी बात कि भाई ये लोग जो थे तुर्क वाले, वो चीन के उत्तर पश्चिम सीमा के निवासी थे और एक बर्बर जाति से थे, लड़ाकू एवं बर्बर जाति के थे। उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने से इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, ठीक है। उनका उद्देश्य विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। अलप्तगीन ने सन 932 में अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य, देखिए गजनी साम्राज्य के फाउंडर कौन थे? कहेंगे सर गजनी साम्राज्य के जो फाउंडर थे वो थे अलप्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम और दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। और महमूद गजनी किसका बेटा था? सुबुक्तगीन का, मतलब तीसरी पीढ़ी, जिसकी राजधानी क्या थी? गजनी। गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गजनी थी। यहाँ जो मेन पॉइंट, ये तो समझ चुके हैं। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। हालांकि महमूद गजनी जो था उसी का बेटा था, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम था, जो बाद में अलप्तगीन का दामाद बना, ठीक है। पहले कौन? अलप्तगीन। गजनी साम्राज्य का फाउंडर अलप्तगीन, अलप्तगीन का दामाद सुबुक्तगीन, जिसने भारत पर आक्रमण किया। और प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल था, ठीक है। समझिए, ये जो सुबुक्तगीन था, ठीक है ना, हाँ सुबुक्तगीन था, ये जयपाल पर आक्रमण किया। और ये जयपाल जो थे वो पंजाब के शाही वंश के शासक थे और इनको हरा दिया। और जयपाल का केस चुट्टा ये इतना, मतलब क्या कहें, एक तरह से डरपोक था, इसने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या, मर गया खुद से, ठीक है। आगे बढ़िए। इसने सन 986 में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पड़ा। देखिए, पहले गजनी साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन, इसने कुछ नहीं किया। इसके बाद जो दूसरा शासक आया सुबुक्तगीन, इसका दामाद था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने, ठीक है, सुबुक्तगीन ने सन 986 ईस्वी में, सन 986 ईस्वी में शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण कर दिया और जयपाल को हरा दिया। और जयपाल क्या कर दिया? खुदकुशी कर लिया। तो भाई यहाँ तो गजनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब इसके बाद आता है तीसरा, जो इसका सुबुक्तगीन का बेटा था, महमूद गजनी। गजनी कहिए, गजनबी कहिए, आपकी जैसी इच्छा, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो कह रहे इसने सन, अच्छा ये सुबुक्तगीन ने कब हराया जयपाल को? शाही राजा जयपाल को 986 में, शाही वंश का शासक था, ठीक है, पंजाब के एरिया में था। तो इसने 986 में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में, ये सब पेशावर वगैरह सब उधर चला गया पाकिस्तान में, क्या किया? पेशावर में पराजित कर दिया। आगे आइए, अब हमको पढ़ना है, समझिए, इन दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अलप्तगीन बस इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अलप्तगीन के बाद उसका दामाद आया सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने एक बार भारत पर आक्रमण किया था, पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला तुर्क आक्रमण, सॉरी मुस्लिम तो 712 मोहम्मद बिन कासिम। पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था। कब आक्रमण किया? 986 में। किसके विरुद्ध किया? शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया और जयपाल को हरा भी दिया। और जयपाल ने क्या कर लिया? ई गधा क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया बाबू। क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया इसने, शाही राजा जयपाल से आत्महत्या कर लिया। बढ़े आगे। और इसके बाद सुबुक्तगीन के बाद आता है महमूद गजनी। गजनी बोलिए, गजनबी बोलिए, दोनों एक ही नाम है। आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल डालो, ठीक है। आई बात समझ में? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए। सबको समझ में आ रहा है इतना? पक्का? बढ़े आगे। चलिए, यहां से देखिएगा कि भाई महमूद गजनी की बात करें, महमूद गजनबी की बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां इनके बारे में पढ़ना है। यही है बाबू महमूद गजनबी। नाम तो जरूर सुना होगा आपने, देख आज रहे हो, गजनबी भी कह सकते हो, गजनी। कुछ लोग जो है ना वो गजनी साम्राज्य के फाउंडर इसको मानते ना। अलप्तगीन था, अलप्तगीन के बाद आया सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बाद आया महमूद गजनी। आप गजनी बोलो, गजनबी बोलो, आपसे कोई दिक्कत नहीं। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी था, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनी 988, सॉरी
998 में गद्दी पर बैठा। देखिए सुबुक्तगिन ने कब हराया जयपाल को? 986, यानी गजनी साम्राज्य की नींव भारत में 986 में ही पड़ गया था। समझ रहे हैं? गजनी साम्राज्य की जो नींव थी ये भारत में कब पड़ गया? कहेंगे सर 986 में ही पंजाब के शाही वंश के राजा जयपाल को हरा दिया सुबुक्तगिन ने, तभी भारत में गजनी साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। सोचो, ये तो बाद में आया। ये गद्दी पर कब बैठा? 998, यानी 12 वर्ष बाद, अपने पिता के बाद इसने गद्दी संभाला महमूद गजनबी ने। तो आपसे पूछेगा कि भाई भारत में गजनी साम्राज्य का नींव किसने डाला? तो महमूद गजनबी मत बोलिएगा, कहेंगे सर गजनी साम्राज्य की नींव तो सुबुक्तगिन ने ही डाल दी थी, जो महमूद गजनी का पिता था। पुत्र तो बाद में आया महमूद गजनी, जो ये तो 998 में गद्दी पर बैठा। भाई इसके बारे में अलग बात है कि हमें जो बहुत कुछ पढ़ना है महमूद गजनी के बारे में, लेकिन इससे पहले हमें यह भी जानना होगा कि महमूद गजनी का पिता सुबुक्तगिन थे, जो ऑलरेडी 986 में पंजाब के शाही वंश के जो राजा थे जयपाल, उसको ऑलरेडी हरा चुका था। वो चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। यहां तक देखिए, सुबुक्तगिन का पुत्र कौन था? महमूद गजनबी, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था। महमूद गजनी 998 में गद्दी पर बैठा। अपने पिता के काल में महमूद गजनबी खुरासान का शासक था। खुरासान उधर ये गजनी में है। तो जब ये पिता इसके जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, तो महमूद गजनबी क्या कर रहा था? ठीक है, आरंभ में ये कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। सर हेनरी इलियट ने कहा है कि 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक, क्योंकि महमूद गजनी का जो कालखंड रहा इंडिया में 1000 ईस्वी से शुरू होता है। गद्दी पर वैसे 998 में बैठा था, और इसका कालखंड 1000 ईस्वी से शुरू होता है और 1027 ईस्वी तक चला। तो इसमें कहा गया कि 1000 से लेकर, सर हेनरी इलियट ने कहा, ठीक है, कि भाई ये जो महमूद गजनी था इसने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। मैंने ये चीज आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया? कहेंगे सर इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इसने मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। ये मध्य एशिया में जो है ना, ये बहुत बड़ा मुस्लिम साम्राज्य बनाना चाहता था, तो इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए कहाँ? तो पैसा इंडिया में था, तो इसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, इसने सन 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। सबसे पहला इसका आक्रमण जो था वो 1000, देखिए 998 में गद्दी पर बैठा, 1001 में पहला आक्रमण, 1008 में चर्चित आक्रमण, 1025 में सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर, 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, और 1030 में यानी 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु होगी। यही है बाबू इसका मेन। 998 में गद्दी पर बैठा, 1001 में पहला आक्रमण हिंदू शाही राजा के विरुद्ध, 1008 में इसने नगरकोट की मूर्तियों को तोड़वाया, वो हम आपको बताएंगे, 1025 में सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर को लूटा, 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, ठीक है, और 1030 में महमूद गजनी खत्म, खेला समाप्त। तो यही पढ़ना है हमको। कह रहा है इसने 1001 में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, उस समय इनकी राजधानी वहिंद अथवा उद्भांडपुर थी। क्या थी? ये सब इतना इंपॉर्टेंट। इस समय यहाँ के शासक जयपाल थे। ठीक है, एक सेकेंड, जयपाल तो यहाँ आत्महत्या किया था ना। अच्छा, ये जो जयपाल थे वो महमूद गजनी के काल में आत्महत्या कर लिया। वहां पे भी जयपाल थे शाही वंश के, और यहाँ भी जयपाल है। ठीक है, तो जयपाल एकमात्र शासक था जो पराजित होने के बाद आत्महत्या, बोले तो ना ये आत्महत्या कर लिया था जयपाल। हम सुबुक्तगिन वाले जयपाल की बात कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। सबसे पहले याद रखिएगा, आपसे ऐसे पूछा जाएगा महमूद गजनी का पहला आक्रमण कब था? 1001। गद्दी पर कब बैठा? 998। सबसे मतलब बर्बरता वाला आक्रमण देखिए, ये इसने पुनः 1008 ईस्वी में नगरकोट पर हमला कर दिया, और वहां एक मंदिर था बाबू, ज्वालामुखी मंदिर, और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों को गजनी ले गया, और गजनी में जो मस्जिद था, मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया, और कहा कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं इस पर चढ़ के ऊपर जाएंगे मस्जिद। इतनी बड़ी बर्बरता है जो 1008 में नगरकोट पर हमला किया, और नगरकोट में एक ज्वालामुखी मंदिर था। ठीक है, याद रखिए जयपाल जो था, जो 1001 ईस्वी में जो सबसे पहला आक्रमण हुआ जयपाल के विरुद्ध, हिंदू शाही राजवंश के विरुद्ध, तो यहाँ के शासक भी जयपाल थे, और जयपाल क्या कर लिए? हारने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली। सही बात है, इसने पुनः 1000, एकदम डरपोक शासक होगा जयपाल, हो काहे मरेगा भाई, फिर से खड़ा होंगे। हाँ, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी?
आगे बात करते हैं, इसने पुनः 1008 में नगरकोट पर हमला कर दिया और नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों को गजनी ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया। याद रखिएगा ये दो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आक्रमण 1001 में, सबसे ऐसे पूछ देगा कि नगरकोट के विरुद्ध कब आक्रमण हुआ, 1000, या थोड़ा चर्चित आक्रमण। वैसे तो सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर है, लेकिन दो सबसे बड़ा इसका आक्रमण था। एक बात याद रखिएगा, इसने 1008 में नगरकोट के विरुद्ध और 1025 में सोमनाथ मंदिर, ये दो आक्रमण जो था वो मोहम्मद गजनी का सबसे सफल और सबसे बड़ा आक्रमण था। 1008 में क्या किया, इसने नगरकोट पर हमला कर दिया। जो नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर थी, पूरा मंदिर को ध्वस्त करा दिया, तोड़वा दिया, और उसका जो अवशेष था ना, टुकड़े थे मंदिर के, वो मस्जिद की सीढ़ी पर ले जाकर फेंकवा दिया। कितना बर्बरता वाला बात है, बताओ। ठीक है, याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में महमूद गजनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से लेकर 1026 में सोमनाथ, ऐसे तो डेट 1025 ही देता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया, 1025। ठीक है, सोमनाथ मंदिर में ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और यह एक शिव मंदिर था। और क्या किया गया कि भाई यहाँ के जो शासक थे, समझिए, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर पहले याद रखिएगा कि आक्रमण कब हुआ, आक्रमण 1025 में, 1025, इसके द्वारा, महमूद गजनी के द्वारा, गजनी गजनबी जो कहना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा दूसरा पॉइंट। ठीक है, यहां से 50,000, ठीक है, हिंदुओं को मारा गया। सोचिए, हिंदू को मारा गया। यहां पर जो शासक थे उस समय, यहां का शासक था भीम प्रथम। समझ रहे मेरी बात, भीम प्रथम। ये सब इंपॉर्टेंट है, चलिए यहां देखते हैं। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था और इस युद्ध में, ये जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण हुआ, इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। अब महमूद इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया, इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। देखिए, तो महमूद गजनी का सबसे सफल आक्रमण 1025 का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। याद रखिएगा, यहीं से ये कोहिनूर हीरा निकाला था, सोमनाथ मंदिर से, और कहाँ लेकर चला गया, उधर सिंध चला गया। तो 1025 में महमूद गजनी ने कहाँ आक्रमण कर दिया, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर उस समय वहाँ के शासक कौन थे, भीम प्रथम। और एक बात और, जब यहाँ पर आक्रमण किया तो बहुत बड़ा उत्पाद मचा इसने, और 50,000 लोगों को इसने मार डाला। ठीक है, 50,000 हिंदू लोगों को मारा। और जब ये धन दौलत लूट कर अपनी संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान के रास्ते से जा रहा था ना, तो इस पर जो है जाटों ने आक्रमण कर, उन्हें कहते हैं चोर के घर में चोरी। जब ये 1025 में पूरा धन दौलत लूट कर लेकर जा रहा था सिंध, तो सिंध ले जाते के क्रम में बीच में रेगिस्तान वाले क्षेत्र में इसके ऊपर, मोहम्मद गौरी के ऊपर जाटों ने आक्रमण कर दिया। और जाट एक प्रजाति थी, ठीक है, चोर चक्का वाला प्रजाति एक तरह से कह सकते हैं। अब जाटों ने आक्रमण कर दिया, ये लोग परेशान हो गए, और जो लूटी हुई संपत्ति थी उसमें से बहुत सारी संपत्ति जाटों लूट कर भाग गया। अब ये इसको महमूद गजनी को गुस्सा आ गया। हालांकि ये 1025 में सिंध तो चला गया, फिर वापस आया और अबरी का किया 1027 में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। ये वही जाट थे जो 1025 में पैसा ले जाते समय, धन दौलत ले जाते समय डिस्टर्ब किया था महमूद गजनी को। ठीक है, 1025 में, और बहुत सारा धन लूट भी लिया था, चोर के घर में चोरी कर लिया था। लेकिन 1027 में प्रश्न पूछेगा, महमूद गजनी का सबसे अंतिम आक्रमण 1027 किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी का दो सफल आक्रमण, 1008 नगरकोट के विरुद्ध जिसमें ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा गया, 1025 सोमनाथ मंदिर। उस समय वहां के शासक भीम प्रथम थे, 50,000 लोगों को मारकर सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, एकदम ध्वस्त कर दिया, और पूरा जितना भी धन दौलत था वो लूट कर कहाँ चला गया, सिंध चला गया। सिंध जाने क्रम में इसके ऊपर किसने आक्रमण किया, जाटों ने आक्रमण किया। और फिर ये जब वापस आया तो जाटों पर इसने कब आक्रमण कर दिया, मोहम्मद गौरी ने 1027। तो प्रश्न पूछेगा मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान 1027 जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। ठीक है, जाट एक प्रजाति थी जाटों की, ठीक है, उन्होंने आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया, क्योंकि सोमनाथ की लूट में वापस जाते समय महमूद गजनी को जाटों ने क्या किया था, बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत परेशान किया था उस समय। ठीक है, देखिए, फारूकी, उत्तवी, फिरदौसी और अलवरूनी जैसे विद्वान जो है वो गजनी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनी के दरबार में ये 4-5 जो नाम है, फारूकी, उत्तवी, फिरदौसी, अलबरूनी जैसे विद्वान गजनी के दरबार में रहते थे। उत्तवी ने किताबुल यामुनी की रचना की। देखिए, आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि किताब उल यामिनी की रचना किसने की, तो उत्तवी ने की। किसने की,
उत्तबी ने। किताब उल यामीन की रचना किसने की? तो कहेंगे सर किताबुल यामीन की रचना जो है वो उत्तबी ने की थी। सबको मजा आ रहा है आज के क्लास में? बढ़े आगे। उत्तबी ने किताब उल यामिनी की रचना की। उत्तबी ने, ठीक है, महमूद गजनी के आक्रमणों को जिहाद की संज्ञा दी। ये सब जिहाद हो रहा है, ठीक है। अब ये जिहाद वगैरह सब मुस्लिम संप्रदाय के लोग जानते होंगे। फिरदौसी ने शाहनामा, देखिए एक पुस्तक है शाहनामा, शाहनामा के लेखक कौन है भाई? देखिए किताब उल यामिनी, ठीक है, उत्तबी ने की। फिरदौसी ने शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। और चचनामा के लेखक अली अहमद, जो शुरू में पढ़ाए थे चचनामा, ठीक है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, जबकि अलबरूनी ने किताबुल हिंद, याद रखिएगा, और तहकीके हिंद, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। अलबरूनी ये बड़ा फेमस नाम है, याद रखिएगा। अलबरूनी की दो रचना बहुत फेमस है, किताबुल हिंद पूछा जाएगा या तहकीके हिंद, उसी का नाम है तहकीके हिंद। इन सबों की रचना किसने की? अलबरूनी ने की। अलबरूनी इतिहासकार, दार्शनिक और संगीतज्ञ था तथा इसका वास्तविक नाम, ठीक है, अबू रेहान महमूद बिन अहमद था, ठीक है, अबू रेहान महमूद बिन अहमद था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। 1030 में, याद रखिएगा, महमूद गजनी का मलेरिया से मृत्यु हो गया जी, ठीक है। इतना कांडे किया था, कुकर्म किया था, मरवे न करेगा, बताओ। तो 1030 में महमूद गजनी का मलेरिया से मृत्यु हो गई। महमूद गजनी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यहां तक कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? अगला जो हमको शासक पढ़ना है वो मोहम्मद गौरी पढ़ना है। याद रखिए, वो वही मोहम्मद गौरी है जिसके काल में 1191 तराइन की पहली लड़ाई, 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई और 1194 चंदावर का युद्ध लड़ा। और मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों को छोड़कर चला गया और बाद में इनके वंशज जो है, इनके जो गुलाम लोग थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए, महमूद गजनी को बुत सिकन कहा जाता है, मूर्ति भंजक, मतलब मूर्ति उर्ति तोड़ देता था ना पूरा। देख रहे उधर सोमनाथ मंदिर में शिव मंदिर था, सोमनाथ मंदिर जो था वो, उसमें शिव, भगवान शिव की प्रतिमा थी। और उधर ज्वालामुखी मंदिर में, ठीक है ना, उधर भी तोड़ दिया। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को भी तोड़ दिया, शिव मंदिर को भी तोड़ दिया। तो इसको मूर्ति भंजक बोला जाता है। कह रहे महमूद गजनी को बुत सिकन कहा जाता है। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है। महमूद गजनी का सेनापति जो था वो अयाज सुल्तान था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महमूद ने बहुजातीय सेना का गठन किया। इसकी सेना में अरब, तुर्क, अफगान और हिंदू सैनिक भी शामिल थे, जिसका एक हिंदू सेनापति जो था वो तिलक था, ठीक है। गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जिसकी हत्या मोहम्मद गौरी ने कर दी थी। तो ये अभी यहां तक पढ़े। तो गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो मलिक। तो भाई खुसरो मलिक की हत्या कौन करेंगे? मोहम्मद गौरी। कौन करेंगे? मोहम्मद गौरी। और इसके बाद अगला जो शासक हमें पढ़ना है वो मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। और जैसे ही मोहम्मद गौरी का शासन खत्म होगा, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी का जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद हम सीधे एंट्री कर जाएंगे किसमें? दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के बाद उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, फिर सिख संप्रदाय, फिर मराठा संप्रदाय, फिर आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है कि तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण। और तुर्क आक्रमण के दूसरे चरण में जो नाम आता है वो किसका आएगा? मोहम्मद गौरी। लिखिएगा कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। एकदम शॉर्टकट में, किताबों में क्या लिखा हुआ है, नोट्स में क्या बना है, उससे बेहतर हम आपको समझाएंगे। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था और ये गौर प्रदेश का शासक था। कहां का? गौर प्रदेश का शासक। इसने सबसे पहले 1175 में, यहां देखिए आपको दिया रहेगा, 1175 पाटन गुजरात में आक्रमण किया। फिर 1178 में इसने आक्रमण किया और इसी तरह से इसने बहुत सारे क्षेत्रों को, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को इसने जीता। तो यहां पर देखिए कह रहे तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण। पहला चरण कौन था? जो आपको पिछले क्लास में हम पढ़ा है, महमूद गजनबी, वो तुर्क आक्रमण का पहला चरण था। ये जो हम पढ़ेंगे वो मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। कहां का शासक था? गौर प्रदेश का। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम देखते हैं, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? कहा गया है कि तुर्क जो है वो एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी। तुर्क किधर के थे? अफगानिस्तान वाले। और शुरू में आए थे वो किधर के थे? अरब वाले। ये लोग किधर है? तुर्क वाले। तुर्क किधर के हैं? अफगानिस्तान। तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी और इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया।
तुर्क के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद गौरी। इसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी या मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जिसको हम सीधे सीधे कहेंगे कि भाई इनका पूरा नाम, देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, इसका पूरा नाम सीधे कहेगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आप इतना याद रखिएगा ना, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था बाबू? तो कहेंगे सर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब देखिएगा कि गौर वंश में जो प्रधान था उसका नाम संसवनी, यानी ये कौन से वंश से बिलोंग करता था? तो कहेंगे सर ये संसवनी वंश से बिलोंग करता था। किस वंश से था? संसवनी। मोहम्मद गौरी इसी वंश का सबसे शक्तिशाली, अगर पूछेगा कि मोहम्मद गौरी किस वंश से था तो कहेंगे संसवनी। कौन से वंश से था? संसवनी वंश से। जी हाँ, मोहम्मद गौरी जो है वो किस वंश का मतलब एक योद्धा था, एक वीर शासक था, संसवनी। और यहां पर क्लियर लिखा गया कि यह इसी वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गौरी जो है वो 1173 में गौर प्रदेश का शासक बना। याद रखिए, देखिए 1175 में पाटन में और 1178 में एक और गलत, 75 78 कहां गया भाई? 1175 नहीं 1178 पर इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था, वो नहीं दिया हुआ है बाबू। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। क्लियर हुआ? तो गौर वंश का जो प्रधान होता था वो किस वंश से आता थे? संसवनी वंश, यानी मोहम्मद गौरी संसवनी वंश से था। देखिए अगर बात की जाए मोहम्मद गौरी की, मैं आपको एकदम पूरा अगर डीपली पढ़ाया जाए तो बात की जाए अगर मोहम्मद गौरी की तो कहेंगे सर मोहम्मद गौरी जो है, ठीक है, याद रखिए, देखिए किताबों में क्या लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, आप हम पे भरोसा रखिए। इसका पूरा नाम जो है, इसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। शासक कब बना? शासक बना 1173 में। कहाँ का शासक बना? गौर प्रदेश का, ठीक है। इसका पहला आक्रमण जो था, फर्स्ट आक्रमण, वो 1175 में था गुजरात। गुजरात का एक जगह था बाबू पाटन गुजरात। परंतु यहाँ के जो शासक थे वो थे भीम द्वितीय, भीम प्रथम नहीं, भीम प्रथम तो वहाँ गुजरात वाले, वो भीम प्रथम वहाँ बाबू, भीम प्रथम क्या कहेंगे 1025 में सोमनाथ मंदिर वाले में भीम प्रथम थे। यहाँ कौन है? भीम द्वितीय। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब इसने 1175 में गुजरात पर आक्रमण किया तो यकीन मानिए भीम द्वितीय जो है वो विजयी रहा। मतलब यहाँ पर मोहम्मद गौरी की एक बहुत बड़ी पराजय, एक बहुत बड़ी हार मानी गई, सोचिए। और दूसरा आक्रमण जो है वो दूसरा आक्रमण, हालांकि नोट्स में नहीं दिया हुआ है, खैर कोई दिक्कत नहीं, शायद हमने ध्यान नहीं दिया होगा। दूसरा आक्रमण इसने 1178 कहाँ किया? मुल्तान पर किया था। ये सब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया। तो मोहम्मद गौरी गद्दी पर कब बैठा? तो कहेंगे सर इसने ये गद्दी पर बैठा 1173, गौर प्रदेश का शासक बना। पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। पहला आक्रमण इसने किया 1175 गुजरात पाटन में। उस समय वहां के जो शासक थे वो भीम द्वितीय थे और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से हरा दिया। और दूसरा आक्रमण जो है 1178 में हुआ मुल्तान में। और एक भटिंडा के शासक थे, इनसे मोहम्मद गौरी का थोड़ा सा मुठभेड़ हो गया। और यही कारण, भटिंडा के जो शासक थे वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। अब आगे देखिए, हम इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत कह रहा है कि 1173, मेन पॉइंट ये है 1173 में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। आपसे पूछ सकता है कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस जगह का शासक बना? 1173 गौर प्रदेश। 1175 में इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु वहां का चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय था, ठीक है। और भीम द्वितीय ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को हरा दिया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद गौरी के पहले आक्रमण में जो पाटन गुजरात पर हुआ था उसमें क्या परिणाम निकला, तो कहेंगे सर भीम द्वितीय जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया। यानी ये पहली पराजय थी तुर्कों की, पहली पराजय थी, पहली हार थी, मतलब इनको बुरी तरह से हरा दिया गया। आगे देखिएगा, मोहम्मद गौरी के बारे में कहेंगे, ये सब तो ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। यहां देखिए, गौरी को बुरी तरह से परास्त किया गया। किसके द्वारा? भीम द्वितीय के द्वारा। किस युद्ध में? पाटन गुजरात का जो अभियान था उसमें। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय, यानी पहली हार थी। मतलब तुर्क आक्रमणकारी जल्दी हारते, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र वाले जो है ना, एकदम लड़का मरा
एकदम कहिए लड़ाकू होते हैं बाबू, लड़ने में एकदम मत पूछिए, ठीक है। तो यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी, अर्थात मोहम्मद गौरी भारत में पहली पराजय हुआ, मतलब पहली बार जब एंट्री किया तो पहली बार में इसको हार का सामना करना पड़ा। यहां देखिएगा कि मोहम्मद गौरी 1179 पेशावर में, ठीक है, पेशावर में, 1181 लाहौर में और 1184 में सियालकोट में जीत हासिल किया। मतलब लगातार ये युद्ध करते रहा इंडिया के साथ, मतलब भारत के छोटे छोटे प्रदेशों के साथ, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान भारत में ही था। तो भाई 1179 में देखिए, पहले याद रखिएगा 1175 पाटन गुजरात, 1178 ये नहीं दिया हुआ है, मुल्तान पर इसने आक्रमण किया था, 1179 पेशावर, 1181 लाहौर और 1184 सियालकोट, और ये लगातार जीतते गया। बस हारा कौन, इसमें इसको हार का सामना करना पड़ा पहला युद्ध में पाटन। हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है, कि भारत में लड़ना कैसे है, नहीं, भारत के छोटे छोटे प्रदेशों को जीतना कैसे है, तो हो सकता है एक्सपीरियंस कम होने की वजह से इसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर जो है ये लगातार जीतते गया जीतते गया जीतते गया। उसके बाद देखिएगा इसने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान से विवाद हो गया। देखिए ये जो तराइन का युद्ध आप सुने हैं ना, फर्स्ट बेटन ऑफ तराइन, सेकंड बेटन ऑफ तराइन, थर्ड बेटन ऑफ तराइन, यानी पानीपत की तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की तीसरी लड़ाई, इसका मेन उद्देश्य, मेन रीजन क्या था कि भाई पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी ने कहां अधिकार कर लिया, भटिंडा, ये अभी पंजाब में है बाबू, भटिंडा पर जब अधिकार कर लिया, देखिए एकदम क्लियरली करा है कि जब पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार कर लिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो पृथ्वीराज चौहान, यही पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसी को पृथ्वीराज चौहान कहेंगे, इसके साथ जो इसका मुठभेड़ हो गया, मतलब क्या एक तरह से कह सकते विवाद हो गया। और अब देखिएगा जब मुठभेड़ हुआ तो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। अब थोड़ा सा आप समझिएगा हमारे साथ, अगर लिख लिख के हम पढ़ाएंगे ना तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेटर रहेगा। एक तरह से कहते हैं ना सर, ये प्लस पॉइंट काम करेगा, एकदम प्लस पॉइंट की तरह। क्लियर है? तो यहां पर हमने हेडिंग बना दिया कि गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। देखिए सब लोग तैयार हैं यहां से सीखने के लिए, एक एक युद्ध की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, सब लोग तैयार हैं? तो गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में पहले नाम याद रखिएगा। देखिए पहला युद्ध जो लड़ा गया गौरी का, वो लड़ा गया तराइन की पहली लड़ाई, तराइन का प्रथम युद्ध। नाम सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे, तराइन का प्रथम युद्ध। अब देखिएगा हुआ क्या तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध जो है, समझिएगा, जब मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान से उसका विवाद हो गया, और पृथ्वीराज चौहान से विवाद होने की वजह से क्या हुआ कि एक युद्ध लड़ा गया तराइन में, ठीक है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध। ये कब लड़ा गया? ये लड़ा गया सन 1191 में, सन 1191 में। किसके किसके बीच में हुआ? एक तरफ था बाबू मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, और दूसरे तरफ था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इस पर मूवी भी बनी है। और पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ जो थे वो थे राजा जयचंद। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे कि किस तरह से तराइन की लड़ाई हुई थी, क्या क्या घटनाएं घटी। तो याद रखिएगा कि जब मोहम्मद गौरी ने, यहां देखिए मेन पॉइंट, लड़ाई का मेन रीजन क्या है कि जब इसने पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया, यानी मोहम्मद गौरी जब पंजाब के भटिंडा पर अधिकार कर लिया तो वो पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र था, तो कहा भाई ऐसे कैसे तुम अधिकार कर लोगे, तो युद्ध लड़ो। तो इसी के कारण एक युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध का नाम पड़ गया भाई तराइन का प्रथम युद्ध। कब लड़ा गया? तो कहेंगे सर तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई। किसके किसके बीच? एक तरफ थे मोहम्मद गौरी और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, और इनका एक मित्र था बाबू जयचंद, राजा जयचंद। सुनिएगा अभी आगे चलिए। इस युद्ध में क्या हुआ कि भाई मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद साथ थे, और भी बहुत सारे राजाओं ने साथ दिया पृथ्वीराज चौहान को, और साथ दिया तो हुआ क्या कि भाई पृथ्वीराज चौहान का जो की सेना जो थी वो बहुत ताकतवर थी, और यकीन मानिए कि बहुत सारी युद्ध नीति भी थी इनके पास, बहुत सारा, मतलब ये पहले से ही तैयार थे कि आए तो सही एक बार। ये किधर से आया था? अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आया। ये सब जो तुर्क वाले आक्रमणकारी थे ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में थे। तो इस युद्ध में विजय किसकी हो गई? कहेंगे सर इस युद्ध में विजय हो गया पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। एक बार आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इतना समझ में आ रहा है या नहीं, यस या नो। बोलिए यस या नो। अब देखिए, अब कांड फंसता कहां पर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है?
प्रॉपर ढंग से A to Z। चलो, तो इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी आप लोग को। अब देखिएगा हुआ क्या कि इस युद्ध में राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और हराने के बाद छोड़ दिया, ससुराल को मारा नहीं, बोला जाओ तुमको छोड़ देते हैं, बख्श देते हैं। समझ रहे हैं ना, घायल शेर जो है कब पलटवार कर दे कभी सोच भी नहीं सकते आप। तो इसी बीच हुआ क्या कि भाई इसको तो माफ कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया, इसको युद्ध में मारा नहीं गया, फिर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, बोला छोड़ हटा। इस युद्ध में विजयी कौन हो गया? ये दोनों विजयी रहे, पृथ्वीराज चौहान कहिए और साथ में इनके मित्र थे राजा जयचंद। राजा जयचंद थोड़े एजेड थे, लगभग 50-60 साल के। पृथ्वीराज चौहान युवा थे, लगभग 30-32 साल के। अब देखिएगा घटना क्या बटा कि भाई राजा जयचंद की एक पुत्री थी, ठीक है, राजा जयचंद की एक पुत्री थी और इनकी पुत्री का नाम था संयुक्ता। सुने होंगे आप लोग, मूवी वगैरह में देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात। राजा जयचंद की पुत्री थी और इनकी पुत्री का नाम था संयुक्ता, और संयुक्ता का चक्कर चल रहा था पृथ्वीराज चौहान से। घर में डाका डाल दिया जी पृथ्वीराज चौहान, समझ रहे हैं मेरी बात। तो राजा जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता, और संयुक्ता का चक्कर चल रहा था, एक तरह से कह सकते हैं कि भाई जो भी कहना है, अभी आजकल में पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, ठीक है। तो संयुक्ता का चक्कर चल रहा था पृथ्वीराज चौहान से। अब ये बात राजा जयचंद को चल गया, प्रथम युद्ध के बाद ये सब घटना घट रही है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के बाद घट रही है। तो राजा जयचंद को ये घटना का आभास हो गया कि भाई हमारी बेटी का चक्कर जो है वो हमारे मित्र पृथ्वीराज चौहान से चला। तो ई का हुआ, राजा जयचंद क्या किया, इसके स्वयंवर की घोषणा कर दी, और पूरे बहुत बड़े बड़े एरिया से राजा महाराजा आए स्वयंवर में। स्वयंवर तो आप समझ ही रहे, लेकिन इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, इसको न्योते नहीं मिला बाबू, इसको इनविटेशन नहीं मिला। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान नहीं आए, मतलब इनको बुलाया ही नहीं गया था, ठीक है। तो इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान नहीं आए और इनका स्वयंवर रचवाया गया। और हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान भरे स्वयंवर में आकर, पूरे भरे स्वयंवर में आकर पृथ्वीराज चौहान क्या किया, राजा जयचंद की पुत्री संयुक्ता को भरी सभा से उठाकर लेके चले गए। सोचिए, अब पूरी भरी सभा से, ठीक है भाई आपका चक्कर चल रहा है अलग बात है, लेकिन आप पूरी भरी सभा से उठाकर ले जाइएगा तो एक पिता के दिल पर क्या गुजरेगी, सोचने की बात है। अगर पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता को पूरे भरे दरबार से उठाकर वो लेकर चले गए डंके की चोट पर, तो एक पिता के ऊपर क्या गुजरेगी। अब राजा जयचंद बहुत दुखी हो गया, भाई हमारा दोस्त था, ये इतना गलत काम कर दिया, हमारी बेटी को पूरे सभा में, मतलब पूरे समाज में नाक कट गया राजा जयचंद का। और राजा जयचंद क्रोधित, लेकिन ये कर क्या सकता था, ये पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही कम शक्तिशाली था, समझ रहे। लेकिन हुआ क्या कि होता है ना कि दोस्त का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त होता है। अब राजा जयचंद क्या किया कि जाकर मिल गया मोहम्मद गौरी से। राजा जयचंद क्या किया कि जाकर मिल गया मोहम्मद गौरी से। अब बोला कि ऐसा करिए, एक बार फिर से आप आइए, अबरी हम पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट रहेंगे, विरुद्ध रहेंगे, और आइए और इस बार दोनों मिलकर, क्योंकि हमारा ही दुश्मन हो गया भाई, हमारा दामाद रहा कहाँ, तो हमारा बेटिए को लेकर भाग गया। हालांकि एक्चुअल में दबा हुआ, लेकिन भाई क्रोधित था, अंदर से बहुत सारी चीजें इसके अंदर चल रही थी। तो इसने राजा जयचंद जो है वो जाकर मिल गए मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी को तो और प्लस पॉइंट मिल गया। नहीं, अब हुआ बाबू, जब ऐसी घटना घटी तो अब लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, कौन सा युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये लड़ा गया 1192 में। अब पृथ्वीराज चौहान तो एकदम निश्चिंत था, उसको लगा मोहम्मद गौरी आएगा, इतना मार पीट के भगाए 91 में आएगा, लेकिन पहुंच गया 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। और इस युद्ध में किसके किसके बीच हुआ, एक तरफ मोहम्मद गौरी था और साथ में इसका साथ दे रहा था राजा जयचंद। कौन थे बाबू, राजा जयचंद। और वर्सेस एक तरफ अकेले थे पृथ्वीराज चौहान। अब क्या हुआ कि भाई इस युद्ध में, क्योंकि अगर आपका दोस्त जो है वो आपका दुश्मन हो जाए तो आपकी सारी अंदर की सूचनाएं जो है वो आपके दुश्मन के पास पहुंच जाएगी, सिंपल बात है, समझ रहे हैं। तो इसने सारी जो भी इसके अंदर की कमजोरियां थी, जो भी थी, वो सब कुछ राजा जयचंद बता दिया मोहम्मद गौरी को। इसको तो चोट्टा को फायदा चाहिए था। ई क्या किया कि भाई इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में हुआ, इस युद्ध में विजय हो गया कौन, विजय हो गया मोहम्मद गौरी कहिए या फिर राजा जयचंद, दोनों मिलकर लड़ रहे थे, मोहम्मद गौरी। और यकीन करिए कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, पृथ्वीराज चौहान। अब इस तरह से उदय हुआ, मोहम्मद गौरी का उदय हुआ इंडिया में। और जब मोहम्मद गौरी का उदय हुआ तो
तो 1194 में एक और युद्ध हुआ बाबू, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, ये युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी वर्सेस, ठीक है। चंदावर का युद्ध में क्या हुआ कि ये युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी वर्सेस, सोचो कितना बकलोल था। अरे बेटी एक लेकर गया था ना जी, वो भी तो पृथ्वीराज चौहान भी तो एक बड़का वीर योद्धा था, तुमसे तो बड़ा ही था, आने देता कि गधा। बताओ कितना गलत काम किया, एक योद्धा ही तो लेकर गया था, फकीर थोड़ा ही था पृथ्वीराज चौहान। सोचो 1192 में बेटी को विधवा करा दिया, संयुक्ता का 1 साल में विधवा हो गई। 1191 में संयुक्ता शादी की पृथ्वीराज चौहान से, और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई तराइन के द्वितीय युद्ध में। और अब हुआ चंदावर का युद्ध शुरू, गौरी वर्सेस जयचंद। राजा जयचंद बोला, रे ए गौरी, हम तो तुम्हारा मदद किए जी पृथ्वीराज चौहान को हराने में, तराइन के द्वितीय, तुम हमरे से युद्ध लड़ेगा। तो जयचंद मोहम्मद गौरी पता है क्या बोला, रे चोट्टा, जो अपन दोस्त का नहीं हुआ वो हमरा क्या होगा, वो जो अपना दोस्त का नहीं हुआ, जब तुम पृथ्वीराज चौहान का अपना नहीं हो पाया तो तुम हमरा अपना होगा। तो इन दोनों के बीच एक युद्ध हो गया, चंदावर का युद्ध। ये युद्ध 1194 में हुआ, अगले 2 साल बाद। और इस युद्ध में गौरी हो गया विजय, ठीक है, गौरी हो गया विजय और राजा जयचंद की हो गई हार। इस तरीके से इन तीनों युद्धों के बाद पूरा मोहम्मद गौरी का शासन इंडिया में स्थापित हो गया। और इसी के वंशजों के द्वारा, ठीक है ना, इन्हीं के गुलामों के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक वंश की स्थापना की गई, गुलाम वंश, एक सल्तनत की स्थापना की गई, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये इसी की देन है। तो उम्मीद है कि इतना जो हम आपको पढ़ाए हैं बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। अब यहां से देखिएगा, यहां से हम लोग पढ़ रहे थे, बस खाली अब तो फॉर्मेलिटी है समझाने के लिए। कहा गया 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो था वो स्कंद था। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, बोलिए बाबू। चलिए ये समझ गए। तो तराइन का पहला युद्ध 1191। अब आगे देखिए 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उनकी हत्या कर दी। तो पृथ्वीराज चौहान संघमित्रा से कब शादी किया? संयुक्ता से 1191, और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192। मारने में संयुक्ता के पिता यानी जयचंद का ही हाथ था मेन, मतलब वो सहयोग नहीं करता तो गौरी का इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो, समझ रहे ना, दोस्त का दोस्त जो होता है वो, दोस्त का दुश्मन जो होता है वो हमारा दोस्त होता है, ऐसा नियम माना जाता है, ठीक है। इतिहासकार देखिए, इतिहासकार बीएस स्मिथ ने कहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया गया, और बाद में होने वाले आक्रमण परिणाम मात्र थे, मतलब नॉर्मली, ठीक है। मतलब मुस्लिम आक्रमण का सत्ता जो है वो तराइन के, आपसे पूछेगा किस युद्ध के बाद मुस्लिम सत्ता पूर्णतः स्थापित हो गई इंडिया में? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। वो तो 712 वाला तो जीत के चला गया, वो कुछ किया कहाँ, वो तो खाली टैक्स वगैरह लेते रहा, चलते रहा, उसने कोई सत्ता थोड़ी स्थापित कर दी। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और दिल्ली को अपनी राजधानी, देखो ना, गौरी को भी मार, अच्छा गौरी की बात करें, जयचंद को तो मार दिया, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए, बोल रहे थे ना आप लोग को, कह रहा है कि 1194 में जयचंद के युद्ध में फिरोजाबाद में उसने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर दिया। वही कन्नौज के जो शासक थे जयचंद, इसको मार दिया गया, मतलब हरा दिया गया। कहा जैसे जयचंद क्या किया था, मदद किया था, लेकिन इसका क्या कहना था मोहम्मद गौरी का कि जब तुम पृथ्वीराज चौहान का नहीं हुआ तो हमारा काहे होगा तुम, ठीक है। आगे देखिएगा, मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1198 में नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार में बाबू, हम लोग से थोड़ा सा दूर है, 1 घंटे का रास्ता है, ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए समझिएगा, जब मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम सत्ता स्थापित कर ली तो अब समझिएगा कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था और उसका दामाद भी था मोहम्मद गौरी, और गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। तो अब समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझिएगा, कि एकदम पूरा प्रोसेस समझिएगा, ठीक है। कि पहले कौन था? मोहम्मद गौरी, इसने भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित कर ली। उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम भी था, दामाद भी था। इस वंश में जानते क्या हो रहा था? सेनापति क्या करता था ज्यादातर, आगे हम यही चीज सीखते आएंगे, इसके बाद आएगा इल्तुतमिश, इसके बाद और भी जितने भी सेनापति आएंगे, वो चोट्टा क्या करता था? राजा का बेटिए को फंसा लेता था। समझ रहे? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में आप लोग को। देखिए, मोहम्मद गौरी की पुत्री थी और मोहम्मद गौरी की पुत्री को फंसा लिया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर दबाव डाला गया, उसको दिल्ली से भेज दिया गया
उधर लाहौर, ठीक है, तुम उधर जाओ काम करने। तो उसकी बेटी क्या बोली, मोहम्मद गौरी की बेटी, कि पापा याद है ना पृथ्वीराज चौहान वाला हाल, भाग जाएंगे नहीं तो बढ़िया से कर दीजिए भैया। तो डर गया, ना ना बढ़िया से कर लो, हमारा नाक कटवा देगी तुम, ठीक है। तो क्या हुआ, समझ रहे मेरी बात, मतलब ज्यादातर जब आप देखिएगा इस सल्तनत में कि राजा की बेटी को कौन फंसा ले जा रहा है, जो सेनापति है। तो ये जो मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था या गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, योग्य था, वीर था, मतलब लंबा चौड़ा तगड़ा, उसको बेटिए को फंसा लिया। और उसके बाद जब मोहम्मद गौरी यहाँ से जाने लगा इंडिया से, ठीक है ना, तुर्क, तो ये क्या किया, अपना सारा विजित क्षेत्र दे दिया इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, ठीक है। और बख्तियार खिलजी के द्वारा सन 1198 ईस्वी में 1198 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करा दिया गया, एकदम मार तोड़ ताड़ के। कौन कौन गया है जी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, हाँ। और याद रखिएगा ये जो बिहार शरीफ जो बिहार वाले एरिया से हैं, बिहार, नवादा, पटना, ठीक है, तो बिहार शरीफ में याद रखिएगा, ये जो बिहार शरीफ आप लोग गए हैं ना कभी ना कभी, तो इसको मिनी पटना बोला जाता है। जब आप बिहार आइएगा ना, तो बिहार में जो बिहार शरीफ है एजुकेशन के मामले में मिनी पटना का काम करता है, पटना का नहीं, मिनी पटना, मतलब छोटा पटना बोला जाता है इसको, ठीक है, एजुकेशन के मामले में। तो बिहार शरीफ को बसाने का काम जो है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। सबको समझ में आ रहा है? बहुत कम आप लोग कमेंट कर रहे हो, क्या है बाबू? चलिए, तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो है बख्तियार खिलजी ने 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को, तो बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। सही है ना जी, बख्तियार खिलजी कौन था? कहेंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम मतलब सेवक ही हुआ और दामाद। देखिए गुलाम क्यों बोला जाता है ये भी हम आपको समझ, जैसे मान लीजिए कि मोहम्मद गौरी ने किसी बड़े प्रदेश को जीत लिया, तो उसके जितने भी सैनिक होंगे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम कहलाएंगे, बात समझिए। अब उसी में कोई योग्य मिल गया तो उसको अपना सेना में रख लिया कि भाई तुम हमारा सेना में रहोगे। तो पहले क्या था? गुलाम, और बाद में क्या बन गया? सेनापति या फिर सेवक, जो भी कही एक तरह से, समझ रहे मेरी बात? गुलाम का मतलब वही होता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया था? 1198 में। क्यों किया था ये चीज भी हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे जब बख्तियार खिलजी की पूरी चर्चा होगी। यहां याद रखिएगा 1205 में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया था। प्रश्न पूछा जाएगा मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान 1205 किसके? खोखर जातियों के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, 1203 में बिहार विजय, 1204-5 में बंगाल विजय और 1206 में अस्सब पर आक्रमण। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे अगर आप बिहार के क्षेत्र से हैं, ठीक है, अगर आप बिहार के निवासी हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार को सबसे पहली बार किसने जीता? सबसे बड़ा सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार से रिलेटेड एग्जाम में, कि बिहार को सबसे पहली बार किसने जीता। तो यहां देखिएगा कि मोहम्मद गौरी के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में क्या किया? बिहार विजय किया। मतलब बिहार को जीता कब? 1203 ईस्वी में। किसके द्वारा? बिल्कुल समझ रहे हैं। हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा। आपसे पूछ दे कि बिहार को सबसे पहली बार किसने जीता? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति कह लीजिए, हालांकि मोहम्मद गौरी का नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था, गुलाम वंश का संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का सेनापति, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और 1203 में बिहार विजय किया, 1204-5 में बंगाल को जीता और 1206 में असम। मतलब बिहार, बंगाल, असम तीनों एक ही था ना पहले। इसको जीतने का काम किसने किया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बिहार पर सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा हुआ? बिहार पर, स्पेशली भारत पर नहीं, बिहार पर। तो कहेंगे सर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कब हुआ बिहार पर आक्रमण? बिहार विजय जो है वो 1203 ईस्वी में किया गया। आगे बढ़े, चलिए। बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। देखिए लिखा हुआ है ना कि बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम विजेता जो है वो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी, नदिया लखनौती उधर बंगाल तरफ पड़ेगा, ठीक है, नदिया लखनौती को अपनी राजधानी बनाई। बख्तियार खिलजी के हत्या उसके ही अधिकारी अली वर्दी खान होना, अली मर्दानी, गलत लिखा हुआ है बाबू, गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड। अली मर्दान खिलजी, ठीक है, खैर चलिए जो भी नाम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। बख्तियार खिलजी से सवाल आ जाए वही ज्यादा है। अब उसको कौन मारा, काहे पूछेगा इतना सा। यहाँ देखिएगा बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय वहां सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का शासन था।
जिनकी नदिया राजधानी थी, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल पर आक्रमण किया तो वहां कौन सा वंश था? सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, सेन वंश के सबसे प्रमुख शासक लक्ष्मण सेन, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन पर आक्रमण कर दिया और फिर बंगाल को भी जीत लिया। गौरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र, नंदी बैल जो होता है, चित्र का अंकन मिलता है। उन पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन ताम अंकित है। ये सब नहीं इतना डीपली पूछेगा, ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा, बिहार पर पहला आक्रमण किसने किया था? बख्तियार खिलजी, 1203। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार। वो आक्रमण नहीं हुआ ना, वो तो प्रॉपर एक जगह को ध्वस्त करा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा यूनिवर्सिटी को, बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है। यहाँ देखिएगा मेन 2-4 पॉइंट यहाँ पर जो मेन है। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। आपसे पूछ सकता है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कहेंगे सर शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। और चिश्ती संप्रदाय में, और ये शेख मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो भाई यही मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जिन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। तथा जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका दामाद था, याद रखिएगा, इसकी बेटी को फंसा लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। था गुलाम, सेनापति था, लेकिन बेटी को फंसा लिया, तो इसको ऐसे बोला जाता है। कहीं कहीं गुलाम लिखा रहता है और कहीं कहीं बाबू दामाद लिखा रहता है, क्योंकि बाद में दामाद बन गया था, बेटी से विवाह कर लिया और ये इंडिया में रह गया। वो तुर्क चला गया, मोहम्मद गौरी, गुलाम निकलते हैं इधर से, ठीक है। ये इंडिया में रह गया और इसी के द्वारा 1206 ईस्वी में कौन से वंश? गुलाम वंश की स्थापना की गई और एक नए सल्तनत, यानी कौन से सल्तनत की स्थापना की गई? कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान दिया, मतलब जो भी कहिए पावर दिया। 1206 ईस्वी में दमायक नामक स्थान पर रामलीला खोखरा में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या। और जब इसकी मृत्यु हुई तो ये मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम था, गुलाम था ना जी। इसलिए इन्होंने एक वंश की स्थापना बोल की, कहा कि भाई हम तो गौरी के गुलाम हैं, तो इसलिए हम कौन सा वंश लाएंगे? गुलाम वंश। अब यहां से आपको 5 वंशों के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज और कुबाचा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक और यलदोज का नाम आप लोग याद रखें। जैसे ही मोहम्मद गौरी मरा, एक नए सल्तनत की स्थापना हुई और इसका नाम पड़ गया बाबू दिल्ली सल्तनत। क्या था? जो हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आएगा। पहला गुलाम वंश। एक ट्रिक याद रखिएगा, गुल खिले तो सैयद लोदी, गुल खिले तो सैयद लोदी। अगर मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। गुल से हो गया बाबू गुलाम वंश। पहले का कौन आया? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक रहा। गुलाम के बाद गुल खिले, खिले मतलब खिलजी वंश, गुलाम वंश। उसके बाद आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेकर 1320 में, इसी में आएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। हाँ, तीसरा तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1398, 1398, ठीक है। चौथा सैयद वंश। बीच में तैमूरलंग का आक्रमण हो जाता है, इसलिए दिल्ली सल्तनत भंग हो जाता है, तो 1398 से 1414 तक भंग रहेगा। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश। और 5वां जो आता है वो आएगा बाबू लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526। और जैसे ही 1526 में इब्राहिम लोदी को मारा जाता है, और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आएगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 तक रहता है। इसके बाद आएगा उत्तरकालीन मुगल भारत। उत्तरकालीन मुगल भारत। और उत्तरकालीन मुगल भारत 1707 से लेकर 1857 तक रहता है। और 1857 के युद्ध के बाद मुगल वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद फिर पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत जल्द मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री कर जाएंगे। उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत तगड़ा रहा होगा आप लोगों के लिए। और यहाँ से कल से जो हम शुरू करेंगे वो दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे।
गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।